अब दोस्तों मैं आपको चार ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, चार ऐसे कर्व बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने याद रख लिया तो समझ लेना ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा आपको इन सवालों को करने से। Hi guys, I am your friend. I want to teach you class 12 mathematics. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब हमने कई दिनों से चैप्टर 7 को पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन को। तो भाई इतने दिनों से हम इंटीग्रेशन को पढ़ रहे थे तो अब उसका कहीं पे यूज भी तो होना चाहिए। सो इस चैप्टर में इसका यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें हम इंटीग्रल की मदद से हम एरिया निकालेंगे। अब किसका एरिया निकालेंगे? तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हमें करना है, सिंपल सी बात है, हमें कोई कर्व दिया होगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बोलेगा हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व के अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो अब ये सिंपल कर्व होता क्या है, ये प्रश्न आता है हमें। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, इसे तो सभी जानते होंगे। अब हमारा सिंपल कर्व होता है जैसे कि हमें यहाँ पे कोई सिंपल कर्व दिया है। ठीक है दोस्तों, और हमें दो पॉइंट दिए हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं a और इक्वल टू मान लेते हैं b। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो पॉइंट दिए हैं। अब क्वेश्चन बोलेगा इसके अंदर का हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, छोटा सा एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्मॉल, जिसे लेके देंगे हम dx। अगर हमारा एक दोनों पॉइंट x एक्सिस पे तो हमें dx में निकालेंगे, यही तो निकालेंगे छोटा सा। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन की मदद से। एरिया निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, इंटीग्रेशन f(x) dx। ठीक है ये। अब हमने यहाँ पे fx क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों पॉइंट x एक्सिस पे, इसलिए हम fx का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास ये दूसरा कर्व दिया हो, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमें ये वाला सिंपल कर्व दिया हो, इसमें पॉइंट हमें दे दिए मान लो y इक्वल टू a और एक दे दिया y इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमें x इक्वल टू b, y लिख दिया था गलती से, ये पॉइंट दिए हैं। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, छोटा सा स्मॉल एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूले में चेंज हो जाए। अगर y एक्सिस पे दिए हैं हमें पॉइंट और उसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, y। तो सिंपल कर्व का हम ऐसे एरिया निकालें, और इसमें लिमिट क्या लग जाएगी, हमारे पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमारे पॉइंट x एक्सिस पे निकालेंगे, तो हमारे पॉइंट यहाँ पे क्या है, a से b। हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, पॉइंट a से पॉइंट b। तो हम लिख देंगे a से b हमारी लिमिट हो जाएगी। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारे क्वेश्चन होंगे तो उसमें कोई डिजिट दिए होंगे, उन्हें सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल कर्व आपकी समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको चार ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, चार ऐसे कर्व बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने याद रख लिया तो समझ लेना ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा आपको इन सवालों को करने से। तो आपको सिर्फ चार चीजें बताऊंगा, उन्हें आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो हमारी फर्स्ट चीज आती है, चलते हैं उसकी तरफ। तो पहली चीज आती है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये सारे कर्व आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सर्कल तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है। सर्कल होता है हमारा ये, ठीक है दोस्तों, और ये बीच में होता है सर्कल का सेंटर। अगर सेंटर पे हमें 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, एक हमारा होता है H, एक होता है शायद K, ठीक है दोस्तों। अगर जो हमारे 2 पॉइंट दिए हैं तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। हमारी ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन हमारा सर्कल का जो सेंटर है ना, वो इस ग्राफ में यहाँ पे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 0। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी ये दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और कहीं कहीं पे आपको इसकी इक्वेशन ये भी दिख सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो हमारी सर्कल की इक्वेशन रहेगी ये, ठीक है। इन दोनों में से आपको कौन सी भी इस चैप्टर में दिख सकती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि सर्कल की इक्वेशन ए होती है, इस फॉर्म में लिखी जाती है। क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी रहेगी तो उससे हमें पता करना होगा कि इस सर्कल की इक्वेशन है, तो हम इस जैसे कि डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सर्कल बनाना पड़ेगा, और आगे आपको क्वेश्चन करेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ अभी तो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसे याद रखते जाना, ठीक है। सेकंड आता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो लाइन तो आप सभी लोग जानते होंगे, लाइन होती है हमारी ये, ठीक है दोस्तों, लाइन होती है हमारी ये। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में इसकी इक्वेशन आएगी। अब m की जगह पर हमारे कोई डिजिट भी आ सकता है, क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी जाएगी और उसका बोलेंगे फॉर्म वो एरिया फाइंड करना है। तो हम इस लाइन, जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो क्वेश्चन में बोल देगा हमारे पास ये लाइन है जो इस पॉइंट से जैसे -1 से जा रही है .1 तक, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना होगा, ऐसे दी रहेगी। तो इसकी जगह पर कोई डिजिट हो सकता है, सी की जगह पर भी कोई डिजिट हो सकता है, इस फॉर्म में लिखी जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है, जैसे कि हमें ये दिया है, ये हमारी दोस्तों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऐसे ये पैराबोला बनता है, ऐसे हमारा ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे, ठीक है दोस्तों। पैराबोला किस पे, हमारा एक्स एक्सिस पे। तो इसकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दी रहेगी दोस्तों, जिसे इस इक्वेशन को देख के आपको पता लगाना है कि पैराबोला कहाँ बनेगा। तो वाई स्क्वायर 4ax इस फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दी रहेगी, तो आपको इस तरफ एक्स एक्सिस पर पैराबोला बनाना है। अगर आपको जैसे कि इस फॉर्म में दी है वाई स्क्वायर -4ax, तो हमारा पैराबोला कहाँ पे बनेगा दोस्तों, हमारा पैराबोला बनेगा इधर, ठीक है दोस्तों, इसके अपोजिट साइड। अब हमारी बात आती है, जैसे हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन दे दी हमें x इज इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी है, तो हमारा पैराबोला कैसे बनेगा, हमारा पैराबोला बनेगा अपोजिट साइड, ठीक है। इस ग्राफ में आपको पता होगा इधर तो भाई वाली पॉजिटिव रहती है और नीचे की तरफ नेगेटिव, तो हमारा इक्वेशन पॉजिटिव में, तो इस तरफ पैराबोला बनेगा,
अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में दी है x² माइनस 4ax, तो आपको पता चल गया होगा कहाँ पे बनेगा पैराबोला, यहाँ पे। ये आपको अच्छी तरह याद रखनी है। हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे ही रहेंगी जिससे हमें फाइंड करना होगा हमारा पैराबोला कहाँ पे बनेगा। इस ग्राफ में ग्राफ बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो फोर्थ आती है हमारी दोस्तों इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स क्या होता है आपको मालूम है? तो इलिप्स होता है हमारा ये, इलिप्स होता है हमारा ये, ठीक है, अंडाकार, इसे हम इलिप्स बोलते हैं। इसकी इक्वेशन होती है हमारी ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन होती है। अब दोस्तों हमें ये इक्वेशन तो क्वेश्चन में दे दी जाएगी, हमें पता भी चल जाएगा कि एलिप्स की इक्वेशन है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें जो एलिप्स है ना जो हमारी, वो हॉरिजॉन्टल में बनानी है या वर्टिकल में? तो हमारी दो एलिप्स होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती है हमारी ए वाली, इसमें मान के चलो पॉइंट हमारा ये हो गया ए और 0, ये पॉइंट हो गया 0 माइनस ए हो गया माइनस ए और 0, ये पॉइंट हो गया हमारा बी माइनस बी, और ये हो गया हमारा 0 और बी, ठीक है, ये हमारा हो गया 0 और बी। अब वर्टिकल एलिप्स की कंडीशन दोस्तों ये रहेगी, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल की कंडीशन ये रहेगी, हमारा जो a² है ना, a² वो बड़ा होगा b² से। तो हमें यहाँ पे कोई डिजिट दिए होंगे, उसमें देखना पड़ेगा जो हमारा a² है ना जो b² से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये a² बड़ा है तो हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगी। अगर हमें ये कंडीशन हमारी b² बड़ा है a² से, तो हमारी एलिप्स बनेगी वर्टिकल, ठीक है दोस्तों, वर्टिकल। वैसे भी आप देख सकते हो a² है, तो इस पॉइंट को देखिए, ए वाले को, x एक्सिस तो बड़ा हो रहा है ना, जो अंडा आकार है वो ऐसे ही तो बड़ा हो रहा है, इधर हाइट ज्यादा हो रही है इस एलिप्स की, इधर कम है बी पे, तो वैसे भी ये कंडीशन आप देख सकते हैं। तो हमारी 5वें नंबर की भी होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लेकिन मुझे इस चैप्टर में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती नहीं, इसमें मुझे वो दिखी ही नहीं शायद, तो उसे हम नहीं करेंगे। ओनली ये 4 इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद रख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप पे से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस चैप्टर 8 का, ठीक है दोस्तों, इन्हें 4 को याद रख लीजिए। तो हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हम इसके बाद एक एग्जाम्पल कर लेंगे फिर तो राहत भी मिल जाएगा, ऐसा लगेगा कि पूरे क्वेश्चन को मैं ही कर दूंगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जरूर देखें, उसमें हम एक एग्जाम्पल कराएंगे, उससे आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।